तो टाइप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंजाइम्स की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स की जो इसको फंक्शनल बना रही है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। एंजाइम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली बात ये कि एंजाइम का स्ट्रक्चर, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं एंजाइम्स, और अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहना ज़रूरी होता है, और किसी भी रिएक्शन में ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अपने स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स की बड़ी अहम करेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देते कैटालिटिक एक्टिविटी के बाद भी। तो दूसरी बात ये है कि ये बायोकैटालिस्ट होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उनको एक्सेलरेट करते हैं। वो आगे हम देखते हैं उसमें। एक कल भी हमने एक ग्राफ देखा था, एक ग्राफ हम अभी भी देखते हैं कि किस तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी को लूज कर रहे हैं और किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स को रिएक्शन को स्पीड अप करने। अच्छा, उसके बाद ये कि ये बहुत एफिशिएंट होते हैं अपनी वर्किंग में, कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी ये काम अपना कर रहे होते हैं। एक सेकंड के अंदर ये 100 से 1000 सबस्ट्रेट्स को ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत स्पीडली अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये कि ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स ब्रेक करते हैं। अगर सुक्रेज है तो वो उसने सुक्रोज को ही कैटलाइज करना है। ठीक है, सुक्रोज के साथ ही वो अटैच होगा। डायास्टेज है तो उसने स्टार्च को ही कैटलाइज करना है, स्टार्च की कैटलाइजेशन करनी है। ऐसा नहीं होगा कि डायास्टेज है तो किसी और सबस्ट्रेट को भी कैटलाइज करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा ये कि जिस इन्वायरमेंट में ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आती है तो ये चेंज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उस चेंज के अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उससे ये इफेक्ट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन चेंज हो रही है, पीएच चेंज हो रही है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है तो ये उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट में चेंज के लिए। ठीक है, फिर अगर हम इनकी फंक्शनिंग की बात करें कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसकी फंक्शनिंग के लिए दो मॉडल जो हैं वो पेश किए गए। एक मॉडल जो पहले पेश किया गया वो था लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद जब देखा गया कि ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल नहीं है तो फिर एक और मॉडल प्रेजेंट किया गया, इंड्यूस फिट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल जो था ये 1890 में इमल फिशर ने प्रपोज किया था। इसने ये कहा कि एंजाइम जो हैं वो एक लॉक की तरह हैं, कि उनका जो एक्टिव साइट्स हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर है, कि उनके अंदर बहुत स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो ही आके अटैच हो सकती है। जैसे कोई लॉक है और उसकी जो कोई की स्पेसिफिक की उसको ओपन कर सकती है, इसी तरह से एंजाइम्स ने भी अगर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसके साथ बाइंड करेगी, तो ही वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेगा। और वो सबस्ट्रेट और जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल ऐसे ही आपस में फिट होंगे और बाइंड करेंगे जैसे एक की और एक लॉक आपस में फिट होते हैं। तो ये जो मॉडल था ये सूटेबल नहीं था एंजाइम फंक्शनिंग के हवाले से, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि सबस्ट्रेट और जो एक्टिव साइट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाती है। जबकि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक तो रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए एक्टिव साइट का, कि बस जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही सबस्ट्रेट हो और वही उसके अंदर बाइंड करे। तो फिर जब ये सूटेबल नहीं था तो उसके बाद फिर एक और मॉडल पेश किया गया जो सपोर्ट कर रहा था एंजाइम की फंक्शनिंग को। वो मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, और ये 1959 में पेश किया गया। कोचलैंड ने इसको प्रपोज किया। अब आप ये देखिए कि ये जो एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, अब रिजिड अगर इसकी होती एक्टिव साइट तो जिस तरह ये इसका नोकदार सा कोना सा है इसकी शेप सबस्ट्रेट की, ऐसी ही यहाँ पे भी ऐसी शेप होनी चाहिए थी। ठीक है, मुसल्लस नुमा शेप होती कि उसके अंदर आकर ये फिट आ जाता। लेकिन हम ये देख रहे हैं
कि एंजाइम यही है और सबस्ट्रेट की शेप भी यही है और ये इसके साथ बाइंड भी कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट के अंदर कोई चेंजिंग आती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जैसा सबस्ट्रेट हो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस इंड्यूस हो जाती हैं और सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है? और पूरा का पूरा उस सबस्ट्रेट को ये एक्सेप्ट करता, अब होना तो ये चाहिए इसकी जो ज़रा सी आगे नोक है, कॉर्नर है, किनारा है, ये इसके साथ बाइंड करे। लेकिन होता इस तरह नहीं है, होता ये है कि ये पूरे का पूरा इसके अंदर फिट आ जाता है। अब फिट आने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर चेंजेस इंड्यूस हों और ये इसको थॉरोली एक्सेप्ट कर रहा है इसके कैटालाइसिस करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है और ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है? तो इस वजह से फिर इसको कहा गया कि ये इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल का ये मतलब है कि जैसे सबस्ट्रेट आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगी एंजाइम के अंदर और सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाएगी, ठीक है? ये आपको इन दोनों की समझ आ गई, लॉक एंड की मॉडल की, इंड्यूस फिट मॉडल की और एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई बात जो आपको ना समझ आई? मैम लॉक एंड की मॉडल दोबारा लॉक एंड की मॉडल, रिपीट कर ठीक है जी। दें। लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो बिल्कुल एक उनकी एक्टिव साइट जो है रिजिड स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए कि ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है। जैसी एक्टिव साइट है वैसी सबस्ट्रेट इसके अंदर आके फिट हो गई। ये देखिए जैसे लॉक यस के मैम। अंदर की फिट हो जाती है ऐसे ये भी फिट हो गई। जबकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा एंजाइम की फंक्शनिंग को, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि एंजाइम की इस तरह की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जिस तरह आप ये आगे यहाँ पे देखिए एंजाइम का रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। अब होना तो ये चाहिए था जैसे यहाँ पे एंजाइम की स्पेसिफिक शेप है सबस्ट्रेट के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे तो ये सबस्ट्रेट की शेप ही है जबकि एंजाइम की शेप इस तरह से नहीं है। तो चेंजेस इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस इंड्यूस नहीं होते बल्कि जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसी सबस्ट्रेट होती है और उसके अंदर आके फिट हो जाता है, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। जी बोलिए। मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है उसको अपना लॉक हैंड एंड ग्लव्स मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस तरह ग्लव्स के अंदर हाथ डालने से ग्लव्स मॉडिफाइड हो जाता है, तो इसका भी फंक्शन इसी तरह है। क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसी बात है, 100% सही, ऐसा ही है। तो मैम इसका ये भी मतलब है कि मतलब एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकेगा इंड्यूस फिट मॉडल के तहत, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चर को आप बेशक इसके अंदर चेंजिंग आ सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को मॉडिफाई कर दे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। बल्कि इसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस आती हैं एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को कर दे कन्वर्ट, बल्कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जनरल एंजाइम्स होते हैं, वो कोई 2, 4, 6 सबस्ट्रेट, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हर एंजाइम नहीं। जी नौरीन असलम। नौरीन असलम आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। यस मैम। मैम ये पूछना चाह रही थी कि मैम हमने अभी ना थोड़ी देर पहले ये सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा है, तो मैम अगर एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर एंजाइम डीनेचर हो रहे हैं तो मैम जो उसकी प्रेजेंस है केमिकल रिएक्शन के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो उसको इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? वो मतलब बिल्कुल अगर वो करेगी। प्रेजेंट है डीनेचर होने के बाद। डीनेचर होने के बाद वो प्रेजेंट है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब डीनेचर हो गया तो उसके बाद वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। डीनेचरेशन का मतलब ही यही है ना कि उसके अंदर ऐसा चेंज आता है कि उसके जो स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा नहीं रह जाता। उसकी जो आपस में बॉन्ड्स बने हुए थे स्पेसिफिक एंगल्स पे, वो बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं, वो नए कहीं आपस में किसी और जगह से जुड़ जाता है, ठीक है? इंटरेक्शन जो हुए हुए थे जिसने उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा हुआ था, वो उसका जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो लूज हो जाता है। तो उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहता है। वो हम आगे देख भी लेते हैं, अब इससे बाद वही बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली बात है ओके कि मैम। एंजाइम जो हैं
जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर कर देते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हीट जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का सोर्स है, कि अगर कोई रिएक्शन है उसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हीट की सूरत में अवेलेबल होगी। तो अगर एनर्जी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर हम आगे देखते भी हैं कि किस तरह से इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये हीट वाला पॉइंट भी आ जाएगा साथ ही। तो फिजिकल किसी भी सेल में जहाँ पे एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस सेल में कोई भी फिजिकल या केमिकल कोई चेंज आ रहा है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा होता है। एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी शेप पे। अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल कंडीशन उस शेप को चेंज करते हैं तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं तो वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है वो इट इज़ अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है उस तक ये रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जब उस टेम्परेचर के बाद मज़ीद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो रिएक्शन रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वजह ये होती है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और अगर आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज करते हैं उसको टेम्परेचर को तो उसके बाद फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी। वजह ये होगी कि एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जितनी उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनफ एनर्जी उनके पास आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो था वो उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद वो अपनी पीक परफॉर्मेंस शो करेंगी एंजाइम्स भी और उनके साथ सबस्ट्रेट्स हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो उस ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाता है तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। वो जो पीक अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे थे, पीक परफॉर्मेंस के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो सकती हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इस वजह से वो पुअरली फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। और अगर आप टेम्परेचर को 2 to 3 डिग्री तक इंक्रीज करते जाते हैं तो यानी कि आप देखिए ना कि हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखा जाता है। इससे 2 डिग्री ऊपर चला जाता है, 2 डिग्री नीचे आ जाता है, 1-2 डिग्री ऊपर, 1-2 डिग्री नीचे आने, ये एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करता है और इसी रेंज के अंदर इसको मेंटेन रखा जाता है। उसकी वजह यही होती है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो हमारी जो बॉडी में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंजाइम्स की हेल्प से, तो एंजाइम के जो मेंटेन स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो कोलैप्स कर जाता है तो प्रोटीन्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। वो जो बॉन्ड्स स्पेसिफिक एंगल्स पे बॉन्ड्स बने हुए थे, इंटरेक्ट कर रहे थे एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स थे, प्रोटीन चेन्स थी, अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, वो जो एक स्पेसिफिक एंगल्स पे मेंटेन की हुई थी स्ट्रक्चर को, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे और जो 3D स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। जब स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन रह पाएगा तो फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे एंजाइम। तो प्रोटीन जो है जब उसका वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता तो उसको हम कहते हैं ये डीनेचर्ड प्रोटीन है। तो लेकिन हर एक, जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिस पे पीक परफॉर्मेंस होती है एंजाइम्स की, तो हर एक के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट है। अब डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप लोग ये सीएमबी में देखेंगे इसका फंक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज का, और यही डीएनए पॉलीमरेज अपना वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक बैक्टीरिया के अंदर भी। और वो बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह भी पाए जाते हैं,
वो उबलते हुए चश्मों में भी पाए जाते हैं और वो ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं। तो अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो हार्ट स्प्रिंग में बैक्टीरिया मौजूद है, वहाँ पे भी तो रेप्लिकेशन हो रही है ना, रेप्लिकेशन के लिए आपको एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो हार्ट स्प्रिंग्स के अंदर है, वो अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए कुछ और होगा। वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और डी नेचर नहीं होंगे। डी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डीएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम है, ये अगर हार्ट स्प्रिंग बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डी नेचर नहीं होते। आप ये देखिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ठीक है। अब ये जब ह्यूमन बींग्स के अंदर है तो ये पीक एक्टिविटी कब परफॉर्म कर रहा है, पीक परफॉर्मेंस इसकी कब है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखिए आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की पीक परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप इसी को आप देखिए हार्ट स्प्रिंग बैक्टीरिया के अंदर, तो उन बैक्टीरिया के अंदर इसकी पीक एक्टिविटी कहाँ पे है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर आप हार्ट स्प्रिंग बैक्टीरिया में देखें, जहाँ पे ये पीक परफॉर्मेंस शो करता है, तो वो 90 डिग्री है। जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर आप इसको देखें तो उनके अंदर इसकी पीक परफॉर्मेंस 40 डिग्री पे होती है। अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये डी नेचर होता है और इसकी परफॉर्मेंस 0 हो जाती है, ठीक है। जबकि हार्ट स्प्रिंग के अंदर 90 डिग्री पे ये पीक परफॉर्मेंस शो करता है। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं, हर एक एंजाइम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीक परफॉर्मेंस डिफरेंट कंडीशंस में शो करता है। जो हार्ट स्प्रिंग में रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी बियर कर लेते हैं और पीक परफॉर्मेंस हाई टेम्परेचर पे भी शो करते हैं। जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रहे हैं, कम टेम्परेचर पे रह रहे हैं, वो पीक परफॉर्मेंस जो है वो कम टेम्परेचर पे शो करेंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो डी नेचर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप पीएच की बात करें तो पीएच जो है ये भी अगर चेंज होती है तो ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होगी जहाँ पे पीक परफॉर्मेंस एंजाइम शो करेंगे। अगर आप इसकी पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होगी। और अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, बहुत एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो हमें पता है कि चार्ज बीरिंग साइट्स होती हैं, तो अगर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उससे भी एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर लेकिन ये जो पीएच है ये भी हर एक के लिए डिफरेंट है। अगर कार्डिनेज जो है बैक्टीरियम के अंदर है, जो एसिडिक पूल्स के अंदर है, तो बहुत कम पीएच, यानी आप देखिए 2 पीएच है, अगर 2 पीएच है तो इस पे बहुत एसिडिक पीएच है, लेकिन एंजाइम अपनी पीक परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है तो उसके अंदर अब बेसिक पीएच तकरीबन ये अब बहुत कम एसिडिक पीएच है, 6 तकरीबन न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अब एंजाइम जो सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है वहाँ पे जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6 है। तो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई एंजाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी ऑप्टिमम जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कोलाइड करते हैं और जब वो एंजाइम के साथ कोलाइड करते हैं तो उसके साथ वो अपना बॉन्ड बना लेते हैं। अब कितने सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ कोलाइड कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। अगर ज़्यादा एंजाइम्स कोलाइड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ज़्यादा सबस्ट्रेट्स हैं और वो एंजाइम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ज़्यादा सबस्ट्रेट को मौका मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट्स आप करते जाएंगे वो एंजाइम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आके बाइंड करती जाएंगी, ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ज़्यादा सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये भी एक लेवल तक होता है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अगर एंजाइम जो है वो उतने ही है, आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो फिर रिएक्शन रेट लोअर होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ तक जैसे जैसे आप ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए आप
ये भी इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पहुंच के आप जितनी मर्जी अब आगे सबस्ट्रेट्स बढ़ा लें, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आप सबस्ट्रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा तो उसकी वजह क्या होती है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। यानी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। वजह ये है कि सबस्ट्रेट्स जो हैं जो कोलाइड कर रही हैं एंजाइम के साथ, एंजाइम्स तो उतने ही हैं, ठीक है। अब एक सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ऊपर से आके कोई और सबस्ट्रेट उसके साथ स्ट्राइक कर भी रही है तो वो बॉन्ड नहीं बना सकेगी, ठीक है। वो एंजाइम उसके साथ एक्ट नहीं कर सकेगा। तो अगर पहले ही जितनी सबस्ट्रेट मैक्सिमम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर सकती थी, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब आप मजीद सबस्ट्रेट्स ला भी रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी रहे हैं तो भी आपको लीनियर फंक्शन शो हो रहा है एंजाइम्स का। वजह ये है कि सबस्ट्रेट के बढ़ने से भी एंजाइम की एक्टिविटी इस वजह से नहीं बढ़ रही कि जितनी एक्टिव साइट्स थी, कैटालिटिक साइट्स थी, वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब वजह ये होती है कि आप एंजाइम की जो तादाद है वो आप नहीं बढ़ा रहे होते। तो टर्नओवर रेट, यानी कोई सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाइंड किया है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है तो उसको हम कहते हैं ये टर्न हो गई है। टर्नओवर रेट यही है कि कितने टाइम में कोई एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो रिएक्शन है वो इस टर्नओवर रेट पे भी डिपेंड करता है। जितने एंजाइम्स हैं और जो उनकी स्पीड है कि उन्होंने एक सबस्ट्रेट को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो जितना टाइम ले रहे हैं तो एंजाइम्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि एंजाइम का टर्नओवर रेट क्या है और एंजाइम्स कितने मौजूद हैं। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, जबकि आप एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज ना करें तो उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबस्ट्रेट आप जितने मर्जी बढ़ाते जाएं, अगर आप एंजाइम्स को नहीं बढ़ा रहे तो एंजाइम्स ने ही तो कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में। अगर आप एंजाइम्स नहीं बढ़ा रहे तो जितना टर्नओवर रेट है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। कि अगर उन्होंने एक सबस्ट्रेट अटैच हुई है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तभी वो अगली सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो उनके एंजाइम्स के टर्नओवर रेट पे डिपेंड कर रही होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टर्नओवर रेट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है ये भी एक फैक्टर है इन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, ठीक है। उसको इफेक्ट करने का ये भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे एंजाइम की रिएक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को जो इफेक्ट कर रहे थे ये सारे फैक्टर्स थे और यही असल में एंजाइम को चूंकि इफेक्ट कर रहे थे तो एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। तो यही सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम कहते हैं कि ये किसी एंजाइम के किसी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। जी उमेद बाबा क्या पूछना चाह रही हैं? मैम जो मतलब हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैम, अगर वो डीनेचर हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में न्यू एंजाइम नहीं बन सकते? बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बार बार बन रहे होते हैं मैम बस यही पूछना। जी। कोई और क्वेश्चन किसी और की तरफ से? थैंक यू मैम। जी बच्चे पूछिए। मैं बुखार हो जाता है मैम। ये जो हमने फैक्टर पढ़े एंजाइम के एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जितने भी फैक्टर पढ़े उनमें से एक बात ये जाहिर होती है कि जब वो टेम्परेचर है या पीएच है या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब वो बढ़ती है तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ता है। तो क्या हम इनके लिए एक टर्म यूज नहीं कर सकते कि टेम्परेचर, पीएच एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑप्टिमम कंडीशन? तो ये क्या सही रहेगा? हाँ जी बिल्कुल ये ठीक रहेगा, लेकिन इसके साथ वो फिर वो कंडीशन रहेगी ऑप्टिमम कंडीशन वाली, वो साथ जरूर आप लगाएंगे। क्योंकि एक हद होती है कि जब तक आप बढ़ाते जा रहे हैं एक स्पेसिफिक लेवल आएगा, एक लिमिट आएगी कि बस इसके बाद आप बढ़ा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
था, वो फिर मैंने रीजंस आपको बता दिए कि बनाने से पहले पढ़ लो। जी हिना। ओके मैम। मोहम्मद इलियास खान पूछिए। हाँ जी, मोहम्मद इलियास खान पूछिए। चलिए ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं आपकी तरफ से मुझे, तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करती होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या एंजाइम उस वक्त भी प्रॉपर फंक्शन करते हैं या नहीं? हूँ। होम्योस्टेसिस यही है कि एक रेंज के अंदर रखना, फ्लक्चुएशंस अगर आ भी रही है ना कोई, तो एक रेंज के अंदर रखना। जब बुखार भी हो ना तो हमारा टेम्परेचर एक हद तक इंक्रीज होता है। और ये मैं आपको बताऊं कि जो थोड़ा सा स्लाइटली हायर टेम्परेचर होता है ना, स्लाइटली हायर, वो कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो एंजाइम है, चाहे वो कोई और ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक के लिए जो स्लाइटली हायर टेम्परेचर होता है ना, वो बड़ा फेवरेबल होता है। तो बुखार के अंदर जब स्लाइटली हायर टेम्परेचर हो, बल्कि ये ज्यादा अच्छे से एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो जो हम कहते हैं जरा कोसा कोसा सा, वो जो जरा हल्का हल्का स्लाइटली जो रेस टेम्परेचर है ना, वो हर एक के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। हर एक बड़ा ऑप्टिमम अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है स्लाइटली हाई टेम्परेचर के अंदर। आप खुद देखिए कि जब हम ठंड होती है तो हम भी सुकड़ सुकड़ के बैठे होते हैं। जरा दरमियाना सा टेम्परेचर हो, जरा अच्छा सा टेम्परेचर हो, थोड़ा ये तेज टेम्परेचर हो, हल्का स्लाइटली रेज टेम्परेचर हो, तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी अब्दुल कयूम। मैम जितना आपने कहा कि जब हमें टेम्परेचर होता है तो एंजाइम अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो जाते हैं, तो एंजाइम्स की डीनेचर होने के लिए सबसे हायर टेम्परेचर कौन सा है? 37 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो 2 डिग्री तक मैक्सिमम वो चला जाता है। मैक्सिमम आप बहुत ज्यादा कर लें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। उसके बाद वो फिर डी नेचर हो जाएगा। लेकिन ये वही बात आ जाती है कि हर एक के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड का हम तो तस्वुर भी नहीं ना कर सकते कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो उतने पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन हॉट स्प्रिंग बैक्टीरियम जो है उनके आप देखिए तो उनके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम एक लिमिट ओके नहीं मैम। लगा सकते कि अच्छा इस हद तक इस सारे एंजाइम परफॉर्म करेंगे, पीक परफॉर्मेंस शो करेंगे। हर एक के लिए डिफरेंट होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।